Hi dear students, I welcome you all once again in our next lecture regarding states of matter. And in today's lecture, we will be discussing one of the important topic from status of matter, and that is liquefaction of gases और critical phenomenon. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम गैसेस को कैसे लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है स्टेटस ऑफ मैटर में अभी तक हमने गैसेस के बारे में डिस्कशन किया, और जो सेकंड पोर्शन अब रहेगा स्टेटस ऑफ मैटर का वो लिक्विड्स के बारे में रहेगा। लेकिन लिक्विड्स स्टेट पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम कैसे एक लिक्विड स्टेट को एक गैसवस स्टेट को या एक गैस को कैसे हम एक लिक्विड में कन्वर्ट करें। तो वही टॉपिक है आज का कि हाउ टू कन्वर्ट अ गैसवस सबस्टेंस इनटू अ लिक्विड सबस्टेंस, और हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट गैसेस इन देयर रेस्पेक्टिव लिक्विड फॉर्म्स। वही आज का टॉपिक रहेगा जिसका नाम है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो बेटा देख लीजिए, अगर मैं यहां पे एक गैस लेता हूं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ गैसवस मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास एक गैस है। तो गैस में आपको पता है गैसवस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेटा बहुत दूर होते हैं, और इस गैस की जो प्रॉपर्टी है, गैस की प्रॉपर्टी जो है, जो गैसवस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस होते हैं, आईपीएस, दैट रिप्रेजेंट्स इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस बिटवीन द गैसेस, दे आर वेरी लार्ज। गैसेस में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस होती है या गैप्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो गैप्स बहुत बड़ी होती है। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो, गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, उसकी वजह से क्या होगा बेटा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो गैसेस के बीच में है, दैट इज लीस्ट, सबसे कम है यहां पे। तो आपने यहां पे एक गैस लिया है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, पार्टिकल्स गैस के बहुत दूर है, तो उनके बीच में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बेटा कम होगा। जितनी दूरी गैसवस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगी, उतनी ही अट्रैक्शन उनकी कम होती है। सो अगर हम चाहते हैं इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, सबसे पहले मैं यहां पे लिक्विड फॉर्म की बात करता हूं। बिफोर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड, हम लिक्विड में देखते हैं कि पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। सो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, रादर दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, जैसे क्लोज टू ईच अदर, एंड दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये समझो लिक्विड का लेयर नंबर 1 है, ये लिक्विड का लेयर नंबर 2 है, ये लिक्विड का लेयर नंबर 3 है, और ये लिक्विड का लेयर नंबर 4 है। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड जो है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये लिक्विड का एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये और एक लेयर है, ये और एक लेयर है। ये लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, उसी की वजह से लिक्विड्स फ्लो कर पाते हैं। तो समझ लो एक बात, यहां पे जो लिक्विड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर और पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप होती है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू गैसेस। सो मैं यहां पे लिक्विड के बारे में अगर कहूं, जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होती है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, जो गैप्स होती है वो बहुत कम होती है, दे आर नेग्लिजिबल, बहुत छोटी होती है, तो मैंने नेग्लिजिबल लिख दिया। और लिक्विड में जितने पार्टिकल्स क्लोज है और जितने पार्टिकल्स लिक्विड्स में क्लोज है, उतने उनकी बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। सो इन केस ऑफ लिक्विड्स जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है।
इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज एक्सट्रीमली हाई। अब आप देख लीजिए गैसेस और लिक्विड का कंपैरिजन कीजिए आप। गैस में इंटर पार्टिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, और लिक्विड्स में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी होती है स्पेसेस यहां पे। अगर आप गैसेस में देखोगे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स यहां पे दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लीस्ट। लेकिन लिक्विड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, और जितने पार्टिकल्स क्लोज है उतने उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा है। सो यहां पे आपने देख लिया कि लिक्विड फॉर्म और गैसोस फॉर्म ऑफ सबस्टेंस के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस है। सो गैस में इन स्पेसेस बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन बहुत कम है, लेकिन लिक्विड में यहां पे स्पेसेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो इसको मैं हटा देता हूं बेटा। सो हमें क्या करना है, हमें एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। एक गैस को लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले यहां पे हमने देखा गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इन मॉलिक्यूल्स को हमें क्लोज लाना पड़ेगा। और एक चीज आपको मैं समझा देता हूं यहां पे, और एक चीज मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली हेल्ड विथ ईच अदर एज कंपेयर टू गैसेस। यहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, और जब बहुत क्लोज होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा मूव नहीं करते, यानी कि इनकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। तो मैं यहां पे कहूंगा मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड्स की दैट इज लेस, दैट इज लेस। क्यों काइनेटिक एनर्जी लेस है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आए हुए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन हुई है, और अट्रैक्शन जब होती है इनके बीच में, ड्यूरिंग अट्रैक्शन सम एनर्जी इज रिलीज्ड, और इनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और उस काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इन लिक्विड फॉर्म में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत कम होता है। सो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो एक सबस्टेंस की, उतना उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो उसकी मूवमेंट उतनी कम होती है। तो यहां पे देखो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होती है, इसलिए ये ज्यादा मूव नहीं करते। लेकिन अगर हम गैसेस में देखोगे, गैसेस में क्या होता है, इनकी एंट्रोपी, एंट्रोपी कहने का मतलब है इनकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। गैसेस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, और जब रैंडमली मूव करते हैं हम कहते हैं इनकी एंट्रोपी, दैट इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इनकी बहुत ज्यादा होती है। सो मैं यही कहूंगा कि गैसोस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दैट मींस जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस की है दैट इज एक्सट्रीमली हाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह से मैंने यहां पे लिखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज वेरी लार्ज। अब देख लीजिए द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन गैसेस एंड लिक्विड्स इज दैट वन ऑफ द डिफरेंसेस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इसमें ज्यादा है इसमें कम है। The second most important difference between the gaseous state and the liquid state, that is of the kinetic energy, that is of the movement of the molecules, or that is of the randomness। यहां पे randomness ज्यादा है, यहां पे कम है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है। सो अगर आप चाहते हो एक गैस को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो यहां पे गैप्स आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको इस गैस की काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। सो फॉर कन्वर्टिंग ए गैस, अगर आपको एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स है, गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस है, उन स्पेसेस को कम करना पड़ेगा, और दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी गैस की वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो देख लीजिए मेरा सबसे पहला फैक्टर मैं क्या लेता हूं यहां पे। सबसे पहला फैक्टर देखिए बेटा, अगर दो बंदे अगर हैं, दोनों आपस में बात नहीं करते हैं, वो बहुत दूर दूर बैठे हैं, वो आपस में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चाहते हैं कि ये आपस में बात करें और इनकी फ्रेंडशिप हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको हमें नजदीक लाना पड़ेगा। जब भी हम उनको नजदीक लाएंगे तब पॉसिबिलिटी डेवलप होती है कि वो आपस में बात कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर हमें उन दो बंधु के बीच में फ्रेंडशिप करवानी है, वी हैव टू ब्रिंग देम क्लोजर। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको हम इस बंदे को भी, एक बंदे को भी धक्का देंगे, दूसरे बंदे को भी धक्का देंगे, भाई आ जाओ क्लोज क्लोज आ जाओ, हम आपकी फ्रेंडशिप करा रहे हैं। वो थोड़ा तो लोग थोड़ा क्लोज आ सकते हैं, जब उनको धक्का दे दे के और हम उनको क्लोज ला सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोज आने के बाद क्या वो बात करेंगे या ना करेंगे, वो डिपेंड करता है उनकी एफिनिटी कितनी है एक दूसरे के साथ। देख लीजिएगा बेटा, देख लीजिएगा बेटा, अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, पहले मुझे इन सारे मॉलिक्यूल्स को क्लोज क्लोज लाना पड़ेगा। अब सर क्लोज कैसे लाएंगे, हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वी विल इंक्रीज प्रेशर, वी विल इंक्रीज प्रेशर। सर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, और जब ये क्लोज आ जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म बन सकती है, बन सकती है। दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। सबसे पहले हमें गैसेस मॉलिक्यूल्स को हमने क्लोज लाया, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए। लेकिन क्लोज गैसेस मॉलिक्यूल्स का क्लोज आना, दैट डजंट मीन कि लिक्विड हैज बीन फॉर्म्ड ना। अभी और एक बैरियर है, काइनेटिक एनर्जी हमें रिड्यूस करनी है। सर काइनेटिक एनर्जी गैस की कैसे रिड्यूस होगी, सर हमें गैस की कूलिंग करवाते हैं। अगर हम गैस की कूलिंग करवाएंगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसकी एनर्जी कम यानी कि लिक्विड के बराबर बन जाएगी। यानी कि दूसरा जो फैक्टर है, वी हैव टू सब्जेक्ट टू द गैस टू द एक्सट्रीम कूलिंग, हमें इसकी कूलिंग करनी पड़ेगी सो दैट इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हमें गैस का जो है कूलिंग करना पड़ेगा। कूलिंग करने का मतलब है वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। सो यहां पे आपने देखा, अगर आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले आपको गैसोस मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना पड़ेगा। क्लोज कैसे लाएंगे सर, हम गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर गैस का इंक्रीज कर दो, उसके वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, और जब क्लोज आ जाएंगे तो आपका लिक्विड बनने का चांसेस है, आपका लिक्विड बनने का यहां पे चांसेस है। लेकिन अब गैसोस मॉलिक्यूल्स तो क्लोज आ गए हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनकी एनर्जी अभी भी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये अभी भी मूव कर सकते हैं। जब अभी भी मूव कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी मूवमेंट को सीज करना पड़ेगा। अब गैसोस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को सीज कैसे करें, आप इसकी कूलिंग करवा दो, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे आप, गैसोस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगी, और साथ में इनके बीच में अट्रैक्शन होने के चांसेस है, तब जाके आपका लिक्विड बन सकता है। That means if we have to convert a gas into liquid, we have to subject this gas to the simultaneous effect of increase in pressure and decrease in temperature. हमें simultaneously गैस का एक तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसी टाइम हमें टेम्परेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से आपका गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। यहां पे मैं एक चीज अब डिफाइन करता हूं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस हम किसे कहते हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए गैस into its liquid form by subjecting it to the simultaneous effect of increase in pressure and decrease in temperature। बेटा आप तभी एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जब आप गैस को साइमल्टेनियसली उसका प्रेशर भी इंक्रीज करोगे और उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करोगे। एंड द एंटायर प्रोसेस of converting a gas into liquid form by increasing the pressure and decreasing the temperature, that entire process is called as liquefaction of gas। So liquefaction of gas क्या है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेकिन कैसे होगा, पहले गैसोस मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाएंगे, we have to increase the pressure,
सो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए। अब क्लोज आने आ तो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसकी वजह से उनके बीच में मूवमेंट ज्यादा होगी। जब मूवमेंट ज्यादा होगी तो वो आपस में अट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। सो वी हैव टू सीज द मूवमेंट ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स नाउ। नो डाउट गैसोस मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, but they are still moving because their kinetic energy is very large. So we have to reduce the kinetic energy by cooling the gas. हम इस गैस को कूल करेंगे, यार मींस we will decrease the temperature, और टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो ही कम हो जाएगी इनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी और आपस में ये अट्रैक्शन करने लगेंगे, तब जाके आपका गैस परफेक्टली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ converting a gas into a liquid form by increasing the pressure and decreasing the temperature, this entire process is called as the liquefaction of the gas. The liquefaction of the gas. अब बेटा ये तो डेफिनेशन थी कि गैस को हम कैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो कंडीशंस है, एक तो प्रेशर को इंक्रीज करो और टेम्परेचर को आप डिक्रीज करो। तो वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, देन एंड ओनली देन गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। लेकिन अब हम देखते हैं एक चीज, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर प्रेशर इंक्रीज हमें करना है, एक फैक्टर, अगर आपको गैस कन्वर्ट करना है लिक्विड में, एक फैक्टर है आपका प्रेशर आप इंक्रीज कर दो, गैस का इंक्रीज कर दो। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। सो द इंक्रीज इन प्रेशर and decrease in temperature, both these factors are favorable for converting a gas into liquid. लेकिन अगर हमसे पूछा जाए इन दो फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर का रोल ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज करने का रोल ज्यादा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने का ज्यादा रोल है फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड, दोनों में से प्रेशर और टेम्परेचर में से किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड, वो हम समझते हैं। तो देख लीजिए बेटा, मैं कुछ गैसेस ले लेता हूं यहां पे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में देखा गया, और अमोनिया गैस में यहां पे लेता हूं NH3 गैस, एंड यहां पे मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल HCl जो गैसोस फॉर्म है, और मैं और एक एग्जांपल लेता हूं मीथेन CH4, दैट इज आल्सो गैसोस फॉर्म। मैंने यहां पे डिफरेंट गैसेस ले लिए, ये वाले गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl एंड मीथेन। इन गैसेस के बारे में देखा गया कि ये गैसेस रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। एट रूम टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl एंड मीथेन, ये चारों के चारों गैसेस रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं बाय सिंपली इंक्रीजिंग द प्रेशर एट रूम टेम्परेचर हमने रूम टेम्परेचर लिया है। रूम टेम्परेचर पे अगर आप इन गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो ये रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स दीज गैसेस आर इजिली लिक्विफाइबल। हमें अगर इनको लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर ही रखना पड़ेगा, और रूम टेम्परेचर पे ही प्रेशर खाली इंक्रीज करना है तो रूम टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि इन गैसेस में देखा गया ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं इवन एट द रूम टेम्परेचर। सिंपली वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, एंड प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से रूम टेम्परेचर पे जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो इन गैसेस का नाम रखा गया easily liquefiable gases, बेटा ये जो मैंने यहां पे गैस लिख ली इनका नाम रखा गया इजिली लिक्विफाइबल गैसेस। अब सर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस कौन होते हैं? वो गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे खाली प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि दे आर इजिली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इवन एट रूम टेम्परेचर। वी हैव टू सिंपली इंक्रीज द प्रेशर, दीज गैसेस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और ऐसे गैसेस का नाम रखा गया इजिली लिक्विफाइबल गैसेस। तो देख लीजिए, इनको छोड़ के, इन इजिली लिक्विफाइबल गैसेस को छोड़ के जो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन गैसेस को छोड़ के कुछ गैसेस ऐसे भी है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस एक गैस है, हीलियम गैस और एक गैस है हीलियम गैस, और ऑक्सीजन गैस भी ले लो इसी कैटेगरी में आप, या नाइट्रोजन गैस ले लो आप इसी कैटेगरी में, एटसेट्रा में लिख लेता हूं यहां पे।
ये चार गैस जो है, जो मैंने यहां पे ले लिए, स्पेशली हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो चार गैसेस मैंने ले लिए, देखा गया अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे अगर हम इनका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर, like easily liquefiable gases, hydrogen, helium, oxygen and nitrogen at room temperature, by simply increasing the pressure, these gases are not converted into liquid. So इनके बारे में कहा गया, बहुत पुरानी बात मैं कह रहा हूं, बहुत पुरानी बात कह रहा हूं, एक पुराना कंसेप्ट कह रहा हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है रूम टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करने से ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। और कहा गया, साइंटिस्ट्स ने ऐसा सोचा, ये शायद परमानेंट गैसेस है, ये शायद परमानेंट गैसेस है, वो गैसेस जिनको हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनके बारे में ये सोचा गया, क्योंकि गैसेस तो दो ही तरह के थे, एक तो वो गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते थे, इनका नाम रखा गया इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, और दूसरे गैसेस ऐसे भी देखे गए कि जो रूम टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, और इन गैसेस के बारे में सोचा गया कि ये वो गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और इनका नाम तब रखा गया परमानेंट गैसेस। समझ आ रही है बात? यानी कि गैसेस को दो टाइप्स है एज पर केमिस्ट्स। अब पुरानी बात कह रहा हूं मैं, अभी ये कंसेप्ट सारा क्लियर कर देता हूं। ये गैसेस क्यों इजिली लिक्विफाइबल है, ये गैस इजिली लिक्विफाइबल क्यों नहीं है, मैं सारा कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप पहले पुराना कंसेप्ट समझो। ये कहा गया कि कुछ गैसेस रूम टेम्परेचर पे अगर लोगे, प्रेशर इंक्रीज करने से वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे गैसेस का नाम रख लो इसलिए इजिली लिक्विफाइबल गैसेस। और कुछ गैसेस ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे अगर हम उनको रखते हैं, उनका प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। ऐसे गैसेस के बारे में कहा गया कि ये गैसेस वो गैसेस है जो लिक्विड में कन्वर्ट होते ही नहीं है, और इनका नाम रखा गया था तब परमानेंट गैसेस, परमानेंट गैसेस। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, ये गैसेस जो है जिनको परमानेंट गैसेस नाम दिया गया था, इन गैसेस को भी हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो हमें अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप याद रखना कि परमानेंट गैसेस उन गैसेस को कहा गया जो रूम टेम्परेचर पे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं होते, और इन गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली गैसेस आते हैं। सो सी नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच हियर नाउ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is very important. I'm going to teach the main part of this lecture, that is Andrew's experiment. Andrew's experiment. Andrew's experiment. That is very much important. Very much important. मुझे यहां पे एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है। एंड्रयू एक केमिस्ट थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। एंड कैसे किया, किस एक्सपेरिमेंट से किया, उसी का नाम रखा गया एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। सो बिफोर टीचिंग व्हाट एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इज, पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि एंड्रयू क्या कहते हैं। ये जो एंड्रयू है, एंड्रयू ने एक इंपॉर्टेंट बात कही। एंड्रयू ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं, बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा गया कि अगर हम इसको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखें, फिर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, मतलब टेम्परेचर कितना रखना है, 50 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज करें, ये गैस है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 50 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है इसको। कहा गया कि अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज करोगे 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये लिक्विड में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होता। बात आ रही है समझ? 50 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखा गया, चाहे जितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, ये बिल्कुल भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। फिर चेंज किया गया, कहा कि 50 के बदले चलो 40 डिग्री सेल्सियस ले लो। 40 डिग्री सेल्सियस पे भी देखा गया कि अगर हम कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें, 2000 एटमॉस्फेयर, 3000 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। आपको रोल देखना है, टेम्परेचर और प्रेशर में से किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टेम्परेचर का ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट है या प्रेशर का ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड? व्हाट वी आर स्टडीइंग दैट थिंग,
See what Andrews said. He said if the temperature is kept 50 degrees Celsius or 40 degrees Celsius, no doubt how much pressure we are going to increase, the carbon dioxide gas will not be converted into liquid. और फिर कहा गया चलो 50 के बदले हम 35 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस लेते हैं टेम्परेचर, और फिर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं. इस टेम्परेचर पे भी देखा गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता. और एक चीज देख लो, फिर एक टेम्परेचर लिया गया 31 डिग्री सेल्सियस. अब 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया, फिर इसको फिर से प्रेशर डिक्रीज किया गया और फिर से 31 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता ही नहीं है. तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? होता है. मैंने अभी कहा था कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इजीली लिक्विफाइबल गैस है. लेकिन एंड्रयू ने क्या कहा, जब मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा, फिर 31 डिग्री सेल्सियस पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहता है, ये कभी लिक्विड में कन्वर्ट होता ही नहीं है. अब एंड्रयू ने क्या किया, एंड्रयू ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया. समझ लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड्रयू ने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया 30.98 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर लिया आप? 30.98 डिग्री सेल्सियस. 30.98 डिग्री सेल्सियस. 30.98 डिग्री सेल्सियस पे देखा गया, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस टेम्परेचर पे लेते हैं, एट दिस टेम्परेचर जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, when we increase the pressure, this carbon dioxide gas gets converted into liquid form. बेटा समझ लेना, 50 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ. लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. बट किस टेम्परेचर पे? 30.98 डिग्री सेल्सियस पे. इस टेम्परेचर का नाम रखा गया क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय टीसी. टीसी को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. अब क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आप एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. That means critical temperature is that temperature at which any gas can be liquefied. A gas can be liquefied by increasing the pressure. लेकिन एंड्रयू ने एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या कही, कहा कि हर किसी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है. हाँ, अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, वो ये नहीं होगा. मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा, एंड HCl का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा. ऐसे ही एंड्रयू ने यह कहा कि जो परमानेंट गैसेस जिनको नाम रखा गया था, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनको परमानेंट गैसेस इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई ही नहीं होते. लेकिन एंड्रयू ने कहा कि रूम टेम्परेचर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर है ही नहीं, वो नेगेटिव टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते हैं. इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो लिक्विफाई नहीं हो सकते. एंड्रयू ने कहा कि हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी गैस लिक्विफाई हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए नेगेटिव टेम्परेचर आता है और वो रूम टेम्परेचर नहीं होता. इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते ही नहीं है. होप आपको समझ आ रहा होगा मैं यहां पे क्या कह रहा हूं. कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या कहा गया कि अगर आप 30.98 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा रखते हो, इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आप रखते हो, फिर चाहे आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. हाँ, अगर आपने टेम्परेचर इतना रखा या इससे कम रखा, फिर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, तब जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है. So what is critical temperature now? It is that temperature above which a gas cannot be liquefied. However, चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, क्रिटिकल टेम्परेचर जब क्रॉस हो गया, उसके बाद आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता. अब देख लीजिए और एक चीज, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने पहले ही कहा हर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग है.
सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, कौन से गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है? मैं उसके लिए एक फॉर्मूला देता हूं एंड में, इस यूनिट के एंड में क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का प्रिडिक्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला में इस लेक्चर के एंड में बता देता हूं आपको, लेकिन आप ये टॉपिक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर वो क्रॉस कर दिया फिर चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। बट वंस द क्रिटिकल टेम्परेचर इज रीच्ड, एट द टाइम व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब देख लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कितना प्रेशर देना पड़ेगा सो दैट ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रेशर को नाम पड़ेगा क्रिटिकल प्रेशर। नाउ क्रिटिकल प्रेशर which is represented by TP, critical pressure, or we can also, sorry, not TP, it is represented by PC, not TP, it is PC. क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर इज दैट प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गैस इनटू अ लिक्विड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जब एक गैस को हम देते हैं, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमें कितना प्रेशर यूज होगा सो दैट टू कन्वर्ट दैट गैस इनटू लिक्विड, उस टाइम हमें कितना प्रेशर यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। Now what is critical pressure? Critical pressure is the pressure required to convert a gas into its liquid form at its critical temperature. तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखा गया क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 30.98 डिग्री सेल्सियस, और क्रिटिकल प्रेशर देखा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल प्रेशर है PC, दैट इज इक्वल टू 73.9 एटमॉस्फेयर्स। यानी कि इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कितना 73.9 एटमॉस्फेयर, इस प्रेशर पे और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक चीज याद रखो बेटा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वी आर स्टडिंग एक्चुअली द क्रिटिकल फिनोमेना। क्रिटिकल फिनोमेना में हमें क्रिटिकल टेम्परेचर समझना है, दैट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एंड व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर सो एज टू कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। और ये कहा गया जैसे एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हर किसी गैस का अपना फिक्स्ड है, वैसे ही हर किसी गैस का क्रिटिकल प्रेशर भी फिक्स्ड है। और एक बात मैं यहां पे समझाता हूं, क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल volume which is represented by VC, critical volume. Now what is critical volume? Critical volume is the volume occupied by the gas at its critical temperature and critical pressure. अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं, रादर मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, अगर मैं 1 मोल गैस लेता हूं, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है at its critical temperature and critical pressure. That volume occupied by 1 mole of gas at critical conditions, that is called as critical volume. और critical volume भी हर किसी गैस के लिए बड़ा फिक्स्ड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है दैट इज 96 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। ये बात याद रखिएगा, द क्रिटिकल वॉल्यूम इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 96 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 96 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये चीज आपने याद रखी। अब हमने क्या देखा, यहां पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर है जिस पे एक गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। बट फॉर दैट वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर। एंड प्रेशर कितना यूज होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे, प्रेशर कितना यूज होगा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे एक गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो देख लीजिए बेटा, एक चीज समझिएगा यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअल. You have to understand what actually the basics of this topic are. Now see, हाइड्रोजन के बारे में कहा गया
जिसको परमानेंट गैस नाम रखा गया था, या हीलियम के बारे में या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बारे में, इनके बारे में यह कहा गया था पहले कि ये परमानेंट गैसेस है, ये लिक्विफाई होते ही नहीं है। लेकिन एंड्रयू ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी लिक्विफाई होते हैं। बेसिकली जो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर, दैट इज बिलो रूम टेम्परेचर। इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो नेगेटिव टेम्परेचर आता है, तो रूम टेम्परेचर पे तो लिक्विफाई होंगे ही नहीं, तो इनको हम रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई होने की वजह से ये नहीं कह सकते कि लिक्विफाई होते ही नहीं है। इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 0 से कम आता है, 0 से कम टेम्परेचर रख दो, फिर प्रेशर इंक्रीज कर दो, ये गैसेस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क में रखता हूं यहां पे, अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, जरा खुश नहीं हो जाइए आप। यहां पे मैं एक चीज आपके लिए होमवर्क रखता हूं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, उसमें एक टेबल दिया गया होगा, उस टेबल में एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम दिया गया होगा, एक टेबल में दिए गए होंगे गैसेस, और दूसरे साइड से दिया गया होगा उन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर, और फिर दिया गया होगा उनका क्रिटिकल प्रेशर और उनका फिर क्रिटिकल वॉल्यूम। आप हाइड्रोजन और हीलियम का देखिएगा, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर से कम होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि कहने का मतलब है ये गैसेस भी लिक्विफाई होते हैं बट नॉट एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज देयर क्रिटिकल टेम्परेचर इज बिलो रूम टेम्परेचर, दैट इज व्हाई एट रूम टेम्परेचर दे आर नॉट liquefiable. So it is not better to call them permanent gases. They are also liquefiable, but they are liquefiable at the temperature which is less than the room temperature. So देख लीजिए आप, अब हम एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अभी मैंने एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट पढ़ाया ही नहीं। अभी मैंने कहा कि एंड्रयू ने कहा एक स्पेशल कंसेप्ट कि हर कोई गैस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विफाई होता है, दैट टू एट द स्पेसिफिक प्रेशर, वो मैंने अभी बात कर दी। अब हम बात करेंगे एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट की। अब एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूलाज देता हूं, फिर मैं एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट की तरफ आता हूं। पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज देता हूं। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपको ये डिटरमाइन करना हो, इट इज इक्वल टू A divided by 27 RB। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपको डिटरमाइन करना हो, इट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 27 RB। ये आप याद रखिएगा। दिस A इज द वान डेर वाल्स कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, TC is equal to, it is 2A divided by 27 RB. This A represents the force of attraction between the molecules, and this R is universal gas constant, and this B, it is the van der Waals constant which is called as molar volume. अब A का वैल्यू दिया गया हो, B का वैल्यू दिया गया हो, आप आसानी से क्रिटिकल टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। इस यूनिट के एंड में, इस लेक्चर के एंड में मैं क्रिटिकल टेम्परेचर के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटैच कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले फॉर्मूला आप याद रखिएगा। सो क्रिटिकल प्रेशर जो है, क्रिटिकल प्रेशर दैट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर, 27 into B square. That is the formula for determining critical pressure. A is once again van der Waals constant which represents force of attraction, and B represents van der Waals constant which represents the molar volume. So इन दोनों का वैल्यूज यूजुअली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दे के होता है, उनका वैल्यू सबस्टिट्यूट करके आप क्रिटिकल प्रेशर किसी भी गैस का निकाल सकते हो। और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है, क्रिटिकल वॉल्यूम VC, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 3 times B, 3 times B. So 3 times B is what? Molar volume. किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम आपको देखे होगा, सॉरी नॉट मोलर वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम, यस इट इज द मोलर वॉल्यूम, वान डेर वाल्स कांस्टेंट, एंड इसी को मल्टीप्लाई करो 3 से, आपको किसी भी गैस का जो है क्रिटिकल वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मैंने पहले ही कहा कि ए बी और जो ए बी का वैल्यू जो है, क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिया गया होता है, तो वो वैल्यू सबस्टिट्यूट करके किसी भी गैस के लिए आप क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हो। और मैंने ये भी कहा कि इस लेक्चर के एंड में मैं इन तीनों के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटैच कर देता हूं। सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट क्या है? Now see beta what Andrews experiment actually is.
एंड्रयू ने क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई किया। लिक्विफाई कैसे किया? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। और इसने क्या किया, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एंड्रयू ने कोशिश की कि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करूं। अब इसका जो ग्राफ आ रहा है आया वो मैं समझा देता हूं, वो ग्राफ समझिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां से मैं प्रेशर लेता हूं P और यहां से एक वॉल्यूम लेते हैं हम V, P एंड V का ग्राफ लेते हैं। एंड्रयू ने क्या कहा कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को 50 डिग्री सेल्सियस पे लेते हो, और ये 50 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हमने लिया यहां पे एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहा गया, अगर आप प्रेशर क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ही रहता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। सो दिस इज द आइसोथर्म। कांस्टेंट टेम्परेचर रखा गया, कांस्टेंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। यहां पे देखा गया जब आप जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। लेकिन ये कहा एंड्रयू ने कि 50 डिग्री सेल्सियस पे मैंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैसोस फॉर्म में ही रहता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तभी एक ऐसा ग्राफ आ रहा है, कोई चेंज नहीं है ग्राफ में, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। फिर कहा गया कि अगर हम टेम्परेचर अगर रखते हैं 31 डिग्री सेल्सियस, फिर से ग्राफ ऐसे ही आता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से गैसोस फॉर्म में ही रहता है, At 31 degrees Celsius, when we increase the pressure, volume of the carbon dioxide gas decreases, but it is not converted into liquid form. That is what Andrew is saying. और अब एंड्रयू ने क्या कहा, अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 30.98 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का, इस टेम्परेचर पे कहा गया एट पॉइंट ए कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे एंड्रयू कहते हैं कि जो ही मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड वाज इन द फॉर्म ऑफ गैस, बट व्हेन वी रीच हियर एट पॉइंट बी, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस gets converted into liquid form। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉइंट ए पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस फॉर्म में है, तो यहां पे टेम्परेचर कितना है 30.98 डिग्री सेल्सियस, एक क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का। और जब हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और पॉइंट बी पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस एट दिस टेम्परेचर, by increasing the pressure, the carbon dioxide gas at point B, it is getting converted into liquid, and इस point B पे जो प्रेशर होता है वही कहलाता है मेरा क्रिटिकल प्रेशर, और उस वो क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है 73.9 एटमॉस्फेयर्स, 9 एटमॉस्फेयर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर TC, क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले गैस था, बट जो ही हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया अप टू 73.9 एटमॉस्फेयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कम हुआ, और यहां पे पॉइंट बी पे इसका वॉल्यूम इतना कम हो जाता है, और ये पॉइंट बी पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। फिर क्या कहा गया कि अगर हम टेम्परेचर इससे कम करें 21 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो गैस ही होगा, फिर यहां पे सी पॉइंट लेता हूं, सी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और डी पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा, और फिर ये लीनियर ग्राफ, और यहां डी पॉइंट पे सी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, डी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होने लगा, और यहां पे ई पॉइंट में डी से ई तक जाने के लिए ई पॉइंट में कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होता है, और यहां पे फिर वॉल्यूम इंक्रीज करने से, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देख लीजिए एट 21 डिग्री सेल्सियस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इनिशियली गैस।
जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा वॉल्यूम तो यहां पे डी पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होने लगेगा, और लिक्विफाई होने लगा, फिर क्या आ रहा है, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मतलब प्रेशर अपने हम चेंज नहीं किया, डी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होने लगा है, डी पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होने लगा, ई पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली लिक्विफाई होता है। दैट मींस दिस हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ जो है इस कर्व का हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसोस फॉर्म में भी होगा, और ई पॉइंट पे कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद चाहे आप जितना भी प्रेशर इंक्रीज करो वॉल्यूम में उतना डिक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज जब करते हैं लिक्विड का, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं जनरली, उनका वॉल्यूम फिर फर्दर डिक्रीज नहीं होता, तो इसीलिए यहां पे स्टीप कर्व आ जाती है। तो यहां पे आपने क्या देखा, एट 50 डिग्री सेल्सियस when we increase the pressure, no doubt there is decrease in volume, but carbon dioxide is not converted into liquid, ये gaseous form में ही रहता है। At 31 डिग्री सेल्सियस फिर से यही नेचर, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन फिर जब हमने क्रिटिकल टेम्परेचर ले लिया, क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज कर दिया अप टू 73.9 एटमॉस्फेयर, और पॉइंट बी पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पॉइंट बी पे इस टेम्परेचर पे पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पहली बार इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट कंफर्म्स दिस टेम्परेचर इज इट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर देके हमें कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कहलाएगा इसका क्रिटिकल प्रेशर। फिर हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर फिर से रिड्यूस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, सी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस फॉर्म में है, फिर हमने वंस अगेन प्रेशर इंक्रीज कर दिया और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ साथ डी पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होने लगा। जब ये लिक्विफाई होने लगा फिर प्रेशर कांस्टेंट रहा, ई पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली लिक्विफाई हो गया। अब जो ये डीई कर्व है, डीई पोर्शन है, डीई पोर्शन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द कर्व, हॉरिजॉन्टल पोर्शन डी पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होने लगा, ई पे कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली लिक्विफाई हो गया, और डीई जो पोर्शन है इस कर्व का, ये जो डीसी पोर्शन है हॉरिजॉन्टल पोर्शन इस कर्व का, ये रिप्रेजेंट करता है यहां डी और ई के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड भी प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम ई पे पहुंचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो गया उसके बाद अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम में फर्दर डिक्रीज नहीं आता, क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं क्या होते हैं, जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सो यहां पे आपने जो बात समझी वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड 30.98 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई होता है। अगर आप टेम्परेचर इससे ज्यादा रखोगे, चाहे आप फिर कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होता। यानी कि ये पॉइंट था, ये टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार लिक्विफाई हुआ। और इससे नीचे जितने भी टेम्परेचर आप रखोगे, 30.98 से नीचे जितने भी टेम्परेचर आप रखोगे, प्रेशर इंक्रीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन इस टेम्परेचर के बाद अगर आपने टेम्परेचर इससे ज्यादा दे दिया, फिर चाहे आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई नहीं होगा। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द एंड्रूज एक्सपेरिमेंट। यहां पे आपने क्या देखा कि हर किसी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है, और हर किसी गैस का क्रिटिकल प्रेशर भी फिक्स्ड है। वो चीजें आपने यहां पे देख ली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो देखी कि हर किसी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिससे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर कहा। बेटा अगर आपसे अब पूछा जाए प्रेशर और टेम्परेचर में से कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड, कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा दैट इज टेम्परेचर। क्योंकि यहां पे भी हमने प्रेशर इंक्रीज किया था, यहां पे हमने प्रेशर इंक्रीज किया था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हुआ ही नहीं। फिर से हमने प्रेशर इंक्रीज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हुआ ही नहीं। लेकिन जो ही टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचा, फिर प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हुआ। यानी कि इट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड। That means decrease in temperature has the more importance over the pressure, increase in pressure. Decrease pressure होना चाहिए कहां तक, क्रिटिकल टेम्परेचर तक। क्रिटिकल टेम्परेचर तक जितना आप
क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब भी पहुंचते हो तभी आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वरना बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो। सो एट द एंड ऑफ दिस यूनिट आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन से गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन से गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन और द वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए। वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए, जिन गैसेस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पोलर गैस, HCl पोलर गैस, वाटर या वाटर वेपर पोलर गैस, या वाटर वेपर को हम नहीं लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जो पोलर है, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं वो भी पोलर है, अमोनिया लेते हैं वो भी पोलर है। जो भी पोलर गैसेस है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस है, उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के चांसेस है। पोलर गैसेस के बीच में जो मैंने कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये जो गैसेस है ना बेटा, ये पोलर गैसेस है। पोलर गैसेस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और अट्रैक्शन जिनकी ज्यादा हो उनका ए का वैल्यू, मोलर वान डेर वाल्स कांस्टेंट का वैल्यू, मोलर अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है, और जिनके मोलर अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा हो उन्हीं गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना कि उन गैसेस, वो गैसेस जो अट्रैक्शन, जो पोलर गैसेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और जिन गैसेस की अट्रैक्शन ज्यादा हो उन्हीं का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब बेटा और एक चीज मैं समझाता हूं, ये जो ए है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। ये चीज याद रखना, जिस गैस की जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उस गैस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और उसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। और जिस गैस का जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो वो उतना आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, वो उतना आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। ये बात मैं भी समझाता हूं। अट्रैक्शन का वैल्यू जो है, अट्रैक्शन का वैल्यू दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्शन का वैल्यू जो है साइज ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स है। देख लो, आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है H2 गैस, दूसरी साइड से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इन दोनों में से बड़ा गैस कौन है, H2 की CO2? CO2 बड़ा गैस है, इसका साइज ज्यादा होगा, और जिसका साइज ज्यादा होगा उसका वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि हमने अट्रैक्शन में पढ़ा था जितना साइज ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होती है गैस में। सो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइज है बहुत ज्यादा है। जब साइज ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन हाइड्रोजन का जो साइज है वो कम है, हाइड्रोजन का साइज कम, अट्रैक्शन कम। जब अट्रैक्शन कम तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम। और तभी मैंने कहा था हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर नेगेटिव आता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नेगेटिव नहीं आता, वो आता है 30.98 डिग्री सेल्सियस, और हाइड्रोजन का नेगेटिव आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मैंने ये कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका कम हो वो आसानी से लिक्विफाई नहीं होता, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है। अब बताइए कैसे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 30.98 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इन नियर रूम टेम्परेचर। लेकिन हाइड्रोजन का कितना है, नेगेटिव क्रिटिकल टेम्परेचर आता है उसका। अब समझिए, अगर आपको लैब में, अगर आपको लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में किसी गैस को लिक्विफाई करना हो, लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में कौन सा टेम्परेचर यूजुअली अवेलेबल होता है, रूम टेम्परेचर, उतना आप आसानी से अवेलेबल करवा सकते हो। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर लेबोरेटरी में मेंटेन करना, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई इन लेबोरेटरी वी कैन नॉट इजिली लिक्विफाई हाइड्रोजन। तभी मैंने कहा जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो वो गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकता है, क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हम लेबोरेटरी में आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर नेगेटिव हो, नेगेटिव टेम्परेचर को लेबोरेटरी में मेंटेन करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि नेगेटिव क्रिटिकल टेम्परेचर जिन भी गैसेस का हो, या लेस क्रिटिकल टेम्परेचर जिन भी गैस का हो, लेस टेम्परेचर को लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में मेंटेन करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई द गैसेस हैविंग लेस क्रिटिकल टेम्परेचर दे आर नॉट इजिली लिक्विफाइड, सो their liquefaction is very much difficult. Hope you have understood this lecture very well. This was very important lecture from the gaseous state or the states of matter. कोई भी कंफ्यूजन अगर हो पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, टेक्स्ट कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। खुदा हाफिज।